हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स पार्ट 2 पेपर 4 का कुछ बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इस प्रकार है। एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इस बार के एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है। चलिए फटाफट डिस्कशन कराते हैं। फर्स्ट नंबर देखिएगा, यहाँ पर बिक्री कर क्या है, आपको आंसर लगाना है। अप्रत्यक्ष कर, आंसर लगाना अप्रत्यक्ष कर। दूसरा आपका क्वेश्चन है, सहकारिता समिति गठित किस लिए की गई थी? केंद्र और राज्य के संबंध के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रगतिशील कर में आय की वृद्धि से कर की दर में क्या होता है? तो आप आंसर लगाएंगे बढ़ती है। अगला आपका यहाँ पर थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिएगा, रेखी समिति होगा, रेखी समिति होता यहाँ पर, और रेखी लिखा गया है। तो रेखी समिति जो होता है गठित की गई थी कर सुधार के लिए। अगला छठा नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन है, भारत में मोडवेंट योजना कब शुरू किया गया था? 1 मार्च 1986 को। अगला क्वेश्चन है, शास्त्री अर्थशास्त्री ने पसंद किया है आदित्य का बजट को। आपको आंसर लगाना था आदित्य हो गया, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा यहाँ पर। आठवां नंबर क्वेश्चन है, किस कर भार को दूसरे पर डाला जाता है? तो आप कहिएगा अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कौन सा कर राज्य सरकार के राजस्व का एक खास स्रोत है? आप कहिएगा मालगुजारी। अगला क्वेश्चन का डिस्कशन देखिएगा दोस्तों, सरकार के सभी स्रोतों से जो आय प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आप कहिएगा सार्वजनिक ऋण कहते हैं। प्राकृतिकवाद के पक्ष में कौन था? आपको आंसर लगाना है कृषि। अगला क्वेश्चन है, वाणी के बाद कौन सा वाणी के बाद के पक्ष में कौन था? तो आप लगाना है आंसर व्यापार। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशनल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आप आंसर लगाएंगे 1776। 14वां नंबर डिस्कशन आप देखिएगा, हर्समान सीमांत उपभोक्ता का नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? आपको उत्तर लगाना है एस गोसेन ने किया था, एस गोसेन ने। यहाँ पर थोड़ा सा गोसेन को आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गोसेन होगा, गोसेन, एस गोसेन होगा, क्योंकि आप लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इसे आप नोट कर लिए होंगे। आगे 15 नंबर क्वेश्चन पर देखिएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन की जब बात करेंगे, देखिएगा, डॉक्टर अमृत सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? आप आंसर लगाएंगे 1998 को। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आयकर कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घाटे अवस्था का अर्थ क्या होता है? तो प्राप्त आय जो होता है उसकी तुलना में अधिक खर्चा होगा तभी तो, यानी अधिक व्यय होगा तो घाटा होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बंटवारा होता है? आप आंसर लगाएंगे आयकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दास कैपिटल के लेखक कौन है? उत्तर लगाएंगे कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौटिल्य का जनसंख्या के बारे में क्या मत था? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीमांत उपभोक्ता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आंसर लगाएंगे उत्तर मार्शल ने। मैं आशा करता हूँ कि इसे आप नोट कर लिए होंगे। आगे खाहिन पहले वो अच्छा लगता।
आगे दोस्तों, जनसंख्या के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दिया था? आंसर लगाएंगे माथल्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर लगाएंगे जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का कारण है? उत्तर लगाएंगे राज्य के कार्यों में वृद्धि। इसके अलावा आपको जो लगाना है, प्रतिरक्षा पर बढ़ता हुआ व्यय, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, यहाँ कोमा दे दीजिएगा यहाँ पर, और राष्ट्रीय का उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। ये तीनों अगर ऑप्शन में रहता है तो उपयुक्त आप क्या मारिएगा? सभी का ऑप्शन मारिएगा। अगर तीनों रहता है तो आपको क्या लगाना है? सभी का ऑप्शन लगाना। अगला क्वेश्चन पर डिस्कशन पर बात करेंगे। क्वेश्चन का कहते सार्वजनिक ऋण, यहाँ पर थोड़ा सा ऋण को आप सुधार लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ऋण लौटाया जा सकता है, उत्तर आपको लगाना है उत्तर ऋण। कहते कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगाना है ऋण, यहाँ पर शुद्ध कर लीजिएगा, मैं टिक कर लगा रहा हूँ। ऋण प्रतिशोध कोष द्वारा, पूंजी के द्वारा, ठीक है, और वार्षिक वित्त के द्वारा, ये तीनों, और इस तीनों आंसर रहे तो आपको क्या लगाना है? अभी हमने बताया सभी का आंसर लगाना है। क्या लगाना है? सभी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिएगा, किस अर्थशास्त्री ने कर दी की क्षमता को धुंधली और अस्पष्ट धारणा माना है? आप आंसर लगाइएगा डाल्टन। अगला देखिएगा क्वेश्चन 27 नंबर क्या है? 27 नंबर है, माथल्स का नाम जुड़ा हुआ है। उत्तर लगाना है जनसंख्या के सिद्धांत के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर, ट्रिप्सिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आप कहिएगा महात्मा गांधी ने ट्रिप्सिप सिद्धांत को दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करदान योग्यता सिद्धांत किनके साथ संबंधित किया जाना चाहिए? उत्तर लगाना है प्रत्यक्ष कर के साथ करदान क्षमता को जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण रोजगार को लागू करने में मददगार करने में कौन सा सहायक होता है? आप कहिएगा राजकोषीय व्यय। राजकोषीय व्यय होता है तो बाय हो गया है, थोड़ा सा इस पर सुधार लीजिएगा। ये छोटी छोटी गलतियां दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग में दोस्तों मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा। आगे 31 नंबर क्वेश्चन पर देखिएगा दोस्तों, विकसित अर्थव्यवस्था या तीव्र आर्थिक विकास में कौन सहायक होता है? आंसर लगाना है राजकोषीय व्यय। आंसर लगाना है आपको राजकोषीय व्यय। आंसर क्या लगाना है आपको? राजकोषीय व्यय या नीति होता है, दोनों में से एक। अगला क्वेश्चन लगाना है, हाल ही के वर्षों में भारत की सार्वजनिक ऋण नीति में काफ़ी वृद्धि हुई है? तो आंसर लगाना हाँ, काफ़ी वृद्धि हुई है। प्रत्येक कर बुरा है, यह कथन किसका है? जे बी से का। ये कथन किसका है? जे बी से का। आपका आंसर रहेगा जे बी एस, ये भी दे सकता है जे बी एस का, ये जे बी से का सर, इसमें आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर, हाल ही के वर्षों में लोक व्यय में वृद्धि हुई है? तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे हाँ, हुई है। प्रत्यक्ष कर सुविधाजनक होते हैं? हाँ, प्रत्यक्ष कर सुविधाजनक होते हैं। अगला क्वेश्चन लगाना है, उत्पाद कर क्या है? उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर क्या है? तो आप कहेंगे एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रगतिशील कर कौन सा होता है? उत्तर आपको लगाना है प्रत्यक्ष कर जो होता है वो प्रगतिशील कर होता है। प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रगतिशील कर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यय कर को किसने लागू किया था? उत्तर है प्रोफेसर काल्डर ने। व्यय कर को किसने लागू किया था? प्रोफेसर काल्डर ने। और कब ये लागू किया था दोस्तों? तो 1957, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1957 में व्यय कर को लागू किया था इन्होंने। कब लागू किया था? 1957 में व्यय कर को लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर, सार्वजनिक व्यय किसके लिए सहायक होता है? उत्तर लगाना है आर्थिक विकास के लिए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिकवाद का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ था? आप आंसर लगाइएगा जापान में। प्रतिगामी कर कौन सा होता है? आपका आंसर लगाना है आयकर जो होता है एक प्रकार का प्रतिगामी कर होता है, या फिर प्रत्यक्ष कर भी एक प्रकार का प्रतिगामी कर होता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर प्रत्यक्ष कर भी दे सकता है आपको, प्रत्यक्ष कर भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको प्रत्यक्ष कर भी दे सकता है या फिर आपका आयकर भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अप्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति को बढ़ा देता है, तो ऑप्शन लगाना है हाँ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44, क्रांति के पक्षधर के रूप में किसे जाना जाता है, आंसर लगाना है कार्ल मार्क्स को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाजार की विफलता है किस कारण से होती है, यानी कि बाजार की विफलता जो होता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कारण से होता है, राज्य के हस्तक्षेप नीति के द्वारा आपको आंसर लगाना है। मैं आशा करता हूँ कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे आपके सामने 46 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट ऋण भुगतान कर कौन सा है, उत्तर लगाना है पूंजी कर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कौन सा कर है, उत्तर है अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका होती है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाँ, तो आपका आंसर लगाना है हाँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका होती है। न्यायधारिता का सिद्धांत में कौन विश्वास रखते हैं, क्वेश्चन लगाना है, आंसर लगाना है कि आपका महात्मा गांधी। लोचदार कर कौन सी होती है, प्रगतिशील कर एक प्रकार का लोचदार कर होती है सर, प्रगतिशील कर जो होता है एक प्रकार का लोचदार कर होती है। दोस्तों मैं ये मत समझिएगा दोस्तों, मैं हर वर्क करके डिस्कशन करा रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे यानी 150-200 क्वेश्चन हैं दोस्तों, यानी 150 करीब क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए दोस्तों। आगे वानिकवाद कहाँ विकसित हुए थे, थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिएगा, वानिकवाद थोड़ा सा गलती में लिखा हुआ है दोस्तों। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप के विभिन्न देशों में विकसित हुए थे, आपको आंसर लगाना है 16वीं से 18वीं शताब्दी में वानिकवाद विकसित हुआ। हाँ दोस्तों, एक बात बताना भूल गया था दोस्तों, कि ये जो है दोस्तों पेपर 4 का दोस्तों खंड ए और खंड बी दोनों का क्वेश्चन मिला हुआ है दोस्तों, और दोनों का क्वेश्चन एक ही में है दोस्तों, ठीक है। तो इसी से आपको दोनों अगर आप याद करते हैं अच्छी तरीके से, तो इससे आपको 100% है कि दोस्तों यहाँ से आपको कम से कम 40 नंबर तो आना निश्चित है दोस्तों। प्राकृतिकवाद का जन्म प्राकृतिकवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है, आपको आंसर लगाना है फ्रांसिस कैनी को जाना जाता है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, आपको पता ही है दोस्तों, चाणक्य होता है। लगाम सिद्धांत को किसने दिया था, यानी कि रिकॉर्डो ने लगाम सिद्धांत को दिया था, लगाम सिद्धांत, लगाम हो गया दोस्तों, थोड़ा सा शुद्ध यहाँ पर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक को किसने लिखा था, प्रोफेसर किन्स ने, वो वही 1936 में, आपको आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ विकसित देश में कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, तो आप कहेंगे, आंसर लगाएंगे 70% आबादी। आगे, भारत में सभी देशों एवं विदेशों कंपनियां पर कौन सा कर लगाया जाता है, तो आप कहेंगे निगम कर लगाया जाता है, आप कहेंगे निगम कर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टीमर कितने प्रकार स्टाम कर होना चाहिए, स्टीम कर हो गया है, ये थोड़ा सा स्टाम कर यहाँ पर कर लीजिएगा, स्टाम मैं लिख देता हूँ, स्टाम कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, स्टाम कर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लगाना है 2 प्रकार के स्टाम कर होते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, अधिकतम लाभ यहाँ होना चाहिए, लाभ हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा अधिकतम लाभ सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आपको लगाना है आंसर उपयोगिता के ह्रास नियम पर आधारित है, और ये किसने दिया था, डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, उत्तर लगाना है राज्य क्षेत्र में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करारोपण के ढंग के अनुसार कर कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर लगाना है 4 प्रकार के। किस कर प्रणाली में लोच की कमी पाई जाती है, तो आपको लगाना है अनुपातिक कर प्रणाली में बहुत ही कम लोच पाई जाती है।
अर्थात कहे तो यह बेलोचदार भी होती है, अर्थात आपको बेलोचदार भी इसको आप कह सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अप्रत्यक्ष करों का भार मुख्यतः किस पर पड़ता है? उत्तर लगाना है निम्न या गरीब वर्ग पर अप्रत्यक्ष कर का भार पड़ता है। अब प्रत्यक्ष कर का पूछे तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष कर का भार किस पर पड़ता है? तो प्रत्यक्ष कर में आ जाता है आयकर, आयकर का भार जो होता है वह अमीर लोग पर पड़ता है, अर्थात आप लोग उच्च वर्ग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करदान क्षमता को कितने भागों में बांटा जाता है? तब कहेंगे 2 भागों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निजी वित्त तथा लोक वित्त में अंतर है? तो आपको आंसर लगाना है आय एवं व्यय की दृष्टि से। 67 नंबर देखिएगा, राजकोषीय नीति का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? राजस्व के अंतर्गत आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एडी एलन ने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के मुख्य कितने कारण बताए हैं? तो आपको आंसर लगाना है 4 कारण बताएं। एक अच्छी कर प्रणाली। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी कर प्रणाली में कर प्रणाली कैसी होनी चाहिए? तो आपको आंसर लगाना व्यवहारिक होनी चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ, व्यवहारिक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यवहारिक होनी चाहिए। तो व्यवहारिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो व्यवहारिक होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कट गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अच्छी कर प्रणाली में कर प्रणाली कैसी होनी चाहिए? वही है दोस्तों, थोड़ा सा कट गया तो व्यवहारिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सार्वजनिक व्यय प्रत्यक्ष रूप से किसे बढ़ाता है? उत्तर है रोजगार के अवसर, राष्ट्रीय आय को अस्थायी, ठीक है, राष्ट्रीय आय को अस्थायी भी बनाता है और रोजगार के अवसर को पैदा करता है सार्वजनिक व्यय जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 71, कर प्रणाली कैसी होनी चाहिए? उत्तर होना चाहिए उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर भार का वितरण कैसा होना चाहिए? उचित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य जो होता है वो कम हो जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतवर्ष में कर प्रणाली क्या है? तो कम कुशल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया दोस्तों। यहाँ पर है कि मुद्रास्फीति में मांग बढ़ने से उपभोक्ताओं का जो, यहाँ पर मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मांग बढ़ने से उपभोग क्या होता है? उपभोक्ताओं का उपभोग क्या होता है? तो आप आंसर कीजिएगा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। आप आंसर क्या कीजिएगा? यहाँ पर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 75 नंबर, वस्तुओं की कीमतें परिवर्तन होने के कारण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुपातिक कर प्रणाली क्या है? उत्तर है सरल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अच्छी कर प्रणाली वह है जो धन के वितरण की असमानता को दूर करने में सहायक होता है। उत्तर लगाएंगे डाल्टन। अगला देखिएगा, करारोपण के सभी सिद्धांतों में सबसे अधिक लोकप्रिय सिद्धांत कौन सा है? आप कहेंगे करदान योग्यता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बजट शब्द किस शब्द से लिया गया है? आप कहेगा फ्रेंच शब्द से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम संपत्ति कर कब लाया गया था? तो आप आंसर लगेगा 1957 में। कब लाया गया था? 1957 में लाया गया था। संपत्ति कर कब लाया गया था? 1957 में। ये टोटल डिस्कशन था दोस्त, इतना 80 है। और भी है दोस्तों जो कि आगे डिस्कस कराते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, बाजार तंत्र एवं राज्य एक दूसरे के पूरक होते हैं? आंसर करना है हाँ, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का होता है? आपको आंसर लगाना है तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, बाजार की असफलता को दूर किया जा सकता है? उत्तर लगाना है आपका नियोजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, आर्थिक विकास में शिक्षा और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? आंसर लगाना है हाँ। अगला क्वेश्चन बात करते हैं,
असंतुलित विकास की रणनीति द्वारा अल्प विकसित देशों का विकास किया जा सकता है? उत्तर लगाना है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। करदान योग्यता सिद्धांत को किसने दिया था? जॉन बार्डी ने 16वीं शताब्दी में। आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यक्ष कर का भार किस पर पड़ता है? उत्तर लगाना है उच्च वर्गों पर। 92 नंबर देखिएगा, जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी कम होती है उस देश के करदान क्षमता उतनी ही क्या होती है? आंसर लगाना है कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सार्वजनिक ऋण कब प्रारंभ हुआ था? आपको आंसर लगाना है 16वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपर्याप्त मुद्रा बाजार कहाँ पाया जाता है? आपको आंसर लगाना है विकासशील देशों में। अगला देखिएगा, मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य क्या होता है तथा मुद्रा का मूल्य क्या होता है? तो वस्तु का मूल्य यहाँ पर बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता है। आगे देखिएगा, मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य बढ़ता है तथा वही क्वेश्चन है, तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है? कम होता है। इसको थोड़ा सा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते भारत में करों से प्राप्त आय का अंशदान राष्ट्रीय आय में कितना होता है? उत्तर होता है बहुत कम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कर की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि कर दिया जाए तो बचत की भावना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका आंसर होगा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक कर को ऐसे समय और इस ढंग से लगाया जाना चाहिए जिससे कि करदाता को अधिक से अधिक सुविधा हो। यह कथन किसका है? उत्तर लगाना है स्मिथ का है, एडम स्मिथ का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाणिज्यवाद की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? उत्तर लगाना है 16वीं से 18वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाणिज्यवाद यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, वाणिज्यवाद होना है। वाणिज्यवाद को सर्वप्रथम अपनाई गई थी। उत्तर लगाना है जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते यहाँ पर थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक तो हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, सिरजोसिया चाइल्ड का जन्म कहाँ हुआ था? आपका आंसर हो जाता है इंग्लैंड में। अगला देखिएगा, अर्थशास्त्र के जनक तो आपको लगाना है एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, कहते प्राकृतिकवादी विचारक का जन्म कब हुआ? 1694 में। आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टूरगेट का जन्म कब हुआ था? 1727 में। आपका आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 105 नंबर, आवे वांडेवाव का जन्म कब हुआ था? उत्तर लगाना है 1730 में। एक 106 नंबर पर देखिएगा, मीरा वेन का जन्म कब हुआ था? 1715। आपका आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एन 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 इग्न्यून इनटू द नेचुरल एंड प्रोग्रेस ऑफ रेंट नामक पुस्तक को प्रकाशित 1815 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत किसकी देन है? आपका क्वेश्चन होगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, W.S. जेवंस एक अर्थशास्त्री थे। आपका आंसर होगा फ्रेंच अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन थे? उत्तर होगा जेबेल्स। 1871 में इन्होंने ये पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? आंसर होगा मार्शल, 1890 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? उत्तर है J.S. मिल, 1848 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेवंस की पुस्तक थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1879 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गॉसेन की पुस्तक जर्मन भाषा में कब प्रकाशित हुई थी? 1889 में। उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर फ्रैंको कैन का जन्म कब हुआ था? 1694 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध लेख दी क्रॉप्स के लेखक कौन थे? फ्रैंको कैन थे, 1756 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
द फार्मर्स के लेखक कौन है? उत्तर है फ्रैंको कैन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इकोनॉमिक्स टेबल्स के लेखक कौन है? उत्तर है फ्रैंको कैन 1758 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्धन किसान, निर्धन राज्य और निर्धन बादशाह नामक वाक्य किसकी देन है? उत्तर है फ्रैंको कैन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनरल मैक्स कहते हैं मैक्सिमम यहाँ पर होना चाहिए, जनरल मैक्सिमम गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक को किसने लिखा था? उत्तर है फ्रैंको कैन 1760 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टोरगेट का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है पेटिस में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 124 नंबर, प्राकृतिकवादी विचारधारा कितने वर्षों तक प्रचलित रहा? आंसर लगाना है 22 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टोरगेट लुइस 16 के शासनकाल में बना था। टोरगेट लुइस जो था वह 16 के शासनकाल, लुइस 16वां जो था फ्रांस के, वो क्या बना था? गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यभट्ट की पुस्तक जो होता है फिलोसफिकल इकोनॉमिक कहते हैं फिलोसफिक इकोनॉमिक्स प्रकाशित कब हुआ था? 1771 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर उत्तर है टॉरगेट 1776। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डाल्टन के अनुसार आर्थिक प्रवाह को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। एक 129 नंबर क्वेश्चन पर श्रीमती हिक्स यहाँ पर कर लीजिएगा, सिस्क हो गया, यहाँ पर हिक्स कर लीजिएगा आप, हिक्स, अब मैं लिख देता हूँ हिक्स कर लीजिएगा, श्रीमती हिक्स, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा श्रीमती हिक्स। 129 नंबर में देखिएगा, श्रीमती हिक्स के अनुसार कहते हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि है। उत्तर अगला 130 नंबर, एक अच्छी कर प्रणाली कैसी होनी चाहिए? आपको होनी चाहिए बहुदिशात्मक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन होना चाहिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर उस देश की कर प्रणाली का प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है? श्रीमती हिक्स का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 132 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को किसने दिया था? ओलहन ने दिया था। थोड़ा सा इस पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैं लिख देता हूँ, ये लिख लीजिएगा ओलहन। द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका हो जाएगा सैमुएल्सन। इसके लेखक कौन थे? सैमुएल्सन थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करदान योग्यता सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? जे एस मिल। आपको लगाना है 135 नंबर। थोड़ा सा देखिएगा, करदान के त्याग का दृष्टिकोण से, करदान के त्याग के दृष्टिकोण सिद्धांत किस पर आधारित है? ये आपको किस पर आधारित, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, किसने करदान के त्याग दृष्टिकोण के सिद्धांत को किसने दिया था? जे एस मिल ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यक्ष कर जो आय की प्राप्ति पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? तो आप ब्रेस्ट के जगह प्रेस्ट थोड़ा सा कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं प्रेस्ट, इसका आंसर होगा प्रेस्ट। 136 137 नंबर पर कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है परंतु उसका भुगतान पुनः दूसरे व्यक्ति पर किया जाता है, यह कथन किसका है? उत्तर लगा लीजिएगा डाल्टन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करभार और विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर सिराज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करभार विवर्तन के सिद्धांत में अग्रवन मुख्य विवर्तन की चर्चा किसने किया है? उत्तर है सेलिंगमैन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि आप शांतिपूर्ण सरकार चाहते हैं तो आपको बजट को कम करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो डेविस रिकार्डो का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थव्यवस्था की वही योजना सबसे उपयुक्त है जिनमें न्यूनतम व्यय होता है, यह किसका कथन है? जेबी से का कथन है, जेबी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सार्वजनिक ऋण, ऋण यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिएगा, यहाँ मैं टिक कर देता हूँ, ऋण राज्य द्वारा आय प्राप्त करने का एक साधन है, तो हाँ सही है। 143 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऋण कब प्रारंभ हुआ था? आप आंसर कीजिएगा 17वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, कर भार का विवर्तन न्यायपूर्ण होना चाहिए? आंसर है हाँ, न्यायपूर्ण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक वित्त का संबंध किससे है? प्रोफेसर लर्नर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, लर्नर होगा, यहाँ पर अब लिख लेंगे इसको, प्रोफेसर लर्नर लिख लेंगे, ठीक है, तो प्रोफेसर लर्नर कर लेंगे। थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए। इतना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है,
जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।